जेकेपीसी के सदर सज्जाद गनी लोन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूर रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। सज्जाद गनी लोन जो जेकेपीसी यानी जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, सज्जाद गनी लोन, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से दूर रहेगी। सज्जाद गनी लोन ने साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उमर अब्दुल्ला अहंकार में डूबे हुए हैं, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे संपर्क नहीं किया। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मूल एजेंडे से भटक गई है और उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया है। एक तरफ सज्जाद गनी लोन ये कह रहे हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के हवाले से एक बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद गनी लोन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के अमल से दूर रहेगी। सज्जाद गनी लोन ने साफ कर दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उमर अब्दुल्ला अहंकार में डूबे हुए हैं, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनसे कोई राब्ता नहीं किया। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मूल एजेंडे से भटक गई है और उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो गया है। साल से सरकार आपकी है। अब आप सबूत दें जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को राज्यसभा सीट नहीं दी। मैं आज आपको एक्यूज कर रहा हूं कि आपने बीजेपी के कहने पर कांग्रेस को सीट नहीं दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप दिल्ली गए, जैसे 2019 में रात को दिल्ली गए, सवेरे 370 लिया। परसों वो मैराथन के बहाने भी आप दिल्ली थे, तो मुझे उसी वक्त मैंने वल्ला इन सबको बोला कि गई कांग्रेस को ये सीट नहीं देंगे। मेरे कांग्रेस के साथ लाखों इख्तिलाफ हैं, लेकिन एक हकीकत है कि जहां तक एंटी बीजेपी का मामला है, ये एक पार्टी है जो पक्की एंटी बीजेपी है, जो कभी बीजेपी के साथ नहीं बैठ सकती। मैं खुद 2015 में बीजेपी की और पीडीपी की जो सरकार थी उसमें रहा हूं। पीडीपी का उनके साथ था। और बदनामे ज़माना एनडीए गवर्नमेंट में, बदनामे ज़माना एनडीए गवर्नमेंट में उसके जो फॉरेन मिनिस्टर थे, बदनामे ज़माना वो उमर अब्दुल्ला साहब थे। हम सब कभी ना कभी उनके साथ बैठे हैं, लेकिन एक कांग्रेस है जो कभी नहीं बैठी है, और उस कांग्रेस को आज उनने सीट नहीं दी। एक और चीज बता दूं मैं आपको, जब भी स्टेटहुड का मामला उठेगा, दो पार्टियां बड़ी अहम हैं, कांग्रेस और बीजेपी। बीजेपी तो दे नहीं रही है। दूसरी पार्टी जो आपको स्टेटहुड दे सकती है वो है कांग्रेस, और ये बिहेवियर है हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब का उस कांग्रेस के साथ। मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं दे सकता, ना नजरियाती तौर, और ऐसे भी मैं उस वर्कर को क्या मुंह दिखाऊं जिसकी मां को कैंसर है। एलजी ने 5 साल उसको पनिशमेंट पोस्टिंग नहीं दी पीसी होने के लिए, लेकिन आपकी सरकार ने आज 100 किलोमीटर दूर भेजा। कांग्रेस वालों से बात हुई मेरी इंडिविजुअली, कोई पार्टी की लेवल पर नहीं। आप क्या करेंगे? मुझे तकरीबन 3-4 जो दोस्त यार हैं कांग्रेस, मैंने बोला आप होंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। मैं उन कांग्रेस लीडर्स को भी बोलता हूं, आकर बोले, क्या मैंने उनको नहीं बोला कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा? और मैंने साथ ये भी बोला, मुझे नहीं लगता है ये देगा। ये कैसा प्लास्टिक चेहरा है? दिल्ली जाकर ऑर्डर लेते हो, वहां उनकी गोद में बैठते हो, फिर आकर उन्हीं का जो इल्जाम है हम पर लगाते हो, सारी दुनिया पर लगाते हो। ये प्लास्टिक बुत कच्ची आना अगर लगे पाई बिद आना बाखुदा। हम एब्सटेन करेंगे, वी विल एब्सटेन 100%। और सज्जाद लोन के बयान पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चारों उम्मीदवार ने सज्जाद साहब से वोट की अपील की थी। सज्जाद साहब से अपील करता हूं कि वो वोट दें, अगर वोट नहीं देंगे तो बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। वोट देकर साबित करें कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं। यह मुकाबला सीधे बीजेपी और एनसी का है। एनसी को वोट न देना मतलब बीजेपी को मदद देना है। हम तीनों सीट पर बीजेपी को हराना चाहते हैं, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। सुनिए। चारों उम्मीदवार वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने पीडीपी और बाकी एआईपी और सबको, उस वक्त तो सज्जाद लोन साहब की तरफ से कोई बयान आया नहीं था, उन्होंने सज्जाद लोन साहब से भी अपील की थी कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दें। अब साहब ने इलेक्शन से जो है बाहर रहने का फैसला लिया है, वो वोट नहीं डालेंगे। उसका फायदा किसको होगा वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। अब क्या मजबूरी रही,
कम से कम अपील करता हूं कि वो इलेक्शन से बाहर ना रहें, वो अपना वोट दें और ये साबित करें कि वो वाकई बीजेपी के खिलाफ हैं। तो ये सीधा मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का है और कोई है नहीं इसमें। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट ना देने का मतलब ये होगा कि बीजेपी की मदद की जा रही है। हम चाहते हैं कि बीजेपी जो है तीनों सीटों पे हार जाए और उसके लिए हमें सबकी मदद की जरूरत है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद यानी मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने बडगाम में चुनाव तशहीर करने से मना कर दिया है। यानी उनका कहना है कि वो प्रचार नहीं करेंगे, इस बात को उन्होंने ऐलान कर दिया। आगा रूहुल्लाह के बयान पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सफाई दी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान अली सागर ने कहा कि जो भी मतभेद हैं उन्हें जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। सलमान अली सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा रूहुल्लाह के साथ राब्ते में है, जल्द ही वो बडगाम ज़िमनी इंतखाब में पार्टी के लिए काम करते हुए नजर आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा यहाँ अपनी ज़ाती तौर मेरी पर्सनल कैपेसिटी में कि आगा साहब की भी ज़रूरत है। आगा साहब दीनी रहनुमा भी है और आगा साहब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है और मुझे पूरा यकीन है नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत दर्ज करेगी और इसमें हम सबका एक साझा एफर्ट रहेगा इस सीट को जीतने के लिए। शिकवे गिले हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा आगा साहब बहुत बड़े लीडर हैं। उमर साहब ने काफ़ी ट्रस्ट किया है आगा साहब पे, वो एमपीएस श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस में काफ़ी स्ट्रांग बेस्टन हुआ करता हमेशा सिंस इंसेप्शन। तो मुझे पूरा यकीन है कि डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो भी जमात की फलाह बहबूद के लिए भी कोई बात बोलते होंगे, हम भी उसको पॉजिटिव सेंस में हमेशा लेते हैं। मैं ज़ाती तौर काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ आगा साहब की, तो मुझे लगता है कि इश्यूज रेज करना कोई गलत बात नहीं है। मीडिया इसको गलत अपने तरीके से हाइप देती है, हमें उसमें कोई परहेज नहीं है। पॉलिटिक्स में चीजें चलती रहती हैं, ये कभी बंद नहीं होगा तो फिर नहीं तो मीडिया की दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं यही मान के चलता हूं कि आगा साहब भी इंशाल्लाह हम आगा साहब के साथ मिलके ये कैंपेन चलाएंगे। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट होगा, ये इलेक्शन लड़ेगी, आगा साहब की ही इंशाल्लाह वो भी लीड करेंगे इसमें आने। और आगा रूहुल्लाह के बयान पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें आगा रूहुल्लाह के बयान की जानकारी नहीं है। उन्होंने क्या कहा मुझे पता नहीं। आपको बता दें कि बडगाम ज़िमनी इंतखाब से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह ने पार्टी की तशहीर से दूरी बना ली है। उन्होंने कहा कि जब तक पार्टी अपने वादों और प्रिंसिपल्स पर अमल नहीं करती है, वो किसी भी ऐसी मुहिम में हिस्सा नहीं लेंगे। आगा रूहुल्लाह ने साफ कहा कि उनका फैसला राजनीतिक रणनीति नहीं बल्कि सिद्धांतों पर आधारित है, यानी सियासी और हिकमत अमली के तौर पर या स्ट्रैटेजिक तौर पर नहीं है, बल्कि ये प्रिंसिपल्स यानी उसूलों पर ये मबनी है उनका ये फैसला। और आगा रूहुल्लाह के ऐलान के बाद अब बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यानी जो रियासती सदर हैं सत शर्मा ने भी उमर हुकूमत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आगा रूहुल्लाह का रुख बिल्कुल सही है। उमर हुकूमत ने जमीन पर कोई काम ही नहीं किया है। वो 370 को हथियार बनाते हैं लेकिन लोगों की मुश्किलों के मौके पर या उनके मसाइल के हल करने की तरफ तवज्जो नहीं देते। चुनावों में भाग लेने का प्रश्न है, ये उनका आंतरिक मामला है। मुख्यमंत्री जी और हमारे वहाँ के जो स्थानीय एमपी हैं उनके बीच में, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इसके पीछे का आशय हम सबके ध्यान में रहना चाहिए कि शुरू से लेकर ही भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अपनी उम्मीदों के ऊपर खरा नहीं उतर रही। 1 वर्ष का अंतराल लगभग पूरा हो चुका है और उस 1 वर्ष के अंतराल में जो काम उनको करने चाहिए थे वो काम उन्होंने नहीं किए। अगर किसी को लेकर राग लाता है तो स्टेटहुड को लेकर, 370 को लेकर, 35A को लेकर, जबकि जानते हैं कि 370, 35A दफन हो चुके हैं। यहां तक प्रश्न स्टेटहुड का है। प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है उचित समय आने पर हम लोगों को मिलेगा।
अपना ध्यान बटाने के लिए, लोगों का ध्यान इस आशय की तरफ से हटे, उन्होंने हमेशा से ये कोशिश की। हर एक जानता है और उसी को लेकर राहुल साहब ने भी ये बयान जो है वो दिया है कि अपनी उम्मीदों के ऊपर खरे नहीं उतरे। हम शुरू से कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो त्राही माम कर रही है, त्राही कर रही है। डेवलपमेंट के कार्यों में कमी है। जो उनका मैनिफेस्टो था उसमें कहीं भी जो है वो आमदोरफ्त नहीं हुई है, कोई एडिशंस नहीं हुई है। अब मानकर चलिए कि उनके आंतरिक मामले के बीच में मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस सरकार ने डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं किया है तो ट्रांसफर्स की है, किया है तो लोगों की एलिवेशन जो है वो की है। और चिनानी घोड़ी निर्वाचन इलाके से बीजेपी के एमएलए बलवंत सिंह मनकोटिया ने जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला किया है। मनकोटिया का ये रद्द अमल अब्दुल्ला के यानी उमर अब्दुल्ला के उस दावे पर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर से राज्यसभा की 4 सीटों में से एक भी सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल नहीं है, यानी काफी जो आदाद शुमार होने चाहिए वो नहीं है, ना काफी है। खरीद फरोख्त या दबाव का सहारा लिए बगैर बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत सकती, ऐसा उमर अब्दुल्ला ने कहा था। उस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है बीजेपी के एमएलए ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता पर निशाना साधते हुए मनकोटिया ने उन पर दोहरे मापदंड अपनाने के इल्जाम लगाए हैं। हो रहे हैं और इस चुनाव में 4 में से 3 सीट्स के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और हम तीनों सीटों पे मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक शुरू से रहा है कि वो कहते कुछ है और करते कुछ हैं। पिछली बार जब उन्होंने कहा कि उनका चुनाव हुआ असेंबली का तो 1 साल ही हुआ है, तो 1 साल पहले उन्होंने कहा कि पहली बार मैंने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। खुद उन्होंने कहा, उनका स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हैं सोशल मीडिया के अंदर, और लगातार कई बार उन्होंने बोला है। और आज उस टाइम भी केंद्र में अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी केंद्र के अंदर है। तो आज कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है? भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति पर कोई भरोसा नहीं करती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन और जो कानून के दायरे में है उसी के ऊपर विश्वास करती है और उसी दायरे में रह के भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाती है और काम करती है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी नगरोटा और बडगाम दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि बोधराज भगत नगरोटा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अल्ताफ बुखारी ने 1 साल पुरानी उमर अब्दुल्ला सरकार पर भी निशाना साधा और उसे हर मोर्चे पर नाकाम बताया। उन्होंने कहा कि हुकूमत के खराब मुजाहरे की वजह से जम्मू कश्मीर के लोग मायूस हैं। उन्होंने बीजेपी एमएलए पर भी कटाक्ष किया और कहा कि बीजेपी एमएलए ने जनता के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं किया। मेरा विजिट भी आज इसी सिलसिले में था। आज हमारी जम्मू की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। कल पीएसी के सामने जाएगा और कल हम ऐलान कर रहे हैं। हम दोनों जगह से लड़ रहे हैं, नगरोटा से भी लड़ रहे हैं और बडगाम से भी लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी अपने कैंडिडेट के थ्रू लड़ेगी। हम किसी का न सपोर्ट कर रहे हैं और न किसी से सपोर्ट ले रहे हैं। तो क्योंकि आपने 2024 में, अगर मुझे याद है, नगरोटा से नहीं लड़ा था आपने। बिल्कुल हमने नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार हम लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे, मुद्दे क्या रहेंगे? क्या 1 साल में जो सरकार का फेलियर है और जो अपोजिशन का फेलियर है, हम दोनों के फेलियर्स, यहाँ भाजपा का फेलियर जो है क्योंकि 50% से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारे मसले हैं और बाकी मसले स्टेट गवर्नमेंट के, दोनों के फेलियर को हम एक्सपोज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी नहीं थी। अगर आंकड़ों की बात करें, मैं तो प्योर मैथमेटिक्स की बात करता हूं। 28 एमएलए भाजपा के पास हैं, 88 एमएलए टोटल हैं। इसका मतलब है 60 मेंबर उनके खिलाफ हैं और सीट जीतने के लिए कम से कम आपको 31 वोट चाहिए या 30 वोट चाहिए। वो तो है नहीं उनके पास। बात तो सच है अगर आंकड़ों की बात करें, लेकिन ये बात तो आंकड़ों की नहीं है। ये बात ये भी है कि जो वोट भी डालेंगे अंदर, वो थोड़ा ही बोलेंगे कि हमने भाजपा को डाला। और उमर हुकूमत के 1 साल पूरे हो गए हैं और लोगों की जो मसाइल है लोगों के और सरकार ने उनका कितना हल किया है, इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया यानी मिला-जुला रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। शोबा सेहत जो है वो काफ़ी अहम है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1 साल में इस शोबे में कितना बदलाव आया है। इस बारे में लोगों की राय क्या है,
ये आपको सुनाते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले जो हमारे इनकम्प्लीट यहाँ प्रोजेक्ट्स थे जिनको छोड़ा गया था, सबसे पहले हमने उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करवाया। उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था एडिशनल ब्लॉक बोन एंड जॉइंट्स का। जो बोन एंड जॉइंट्स का तो कंसेप्ट शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के टाइम पे हुआ था, लेकिन वहाँ बहुत दिक्कत थी और वो उसको अभी कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। जब से ये सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की सरबराही में, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, उसको हमने इनाग्रेट करके उसको फंक्शनल कराया। उसके बाद कई इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स जो जैसे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों के थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलों के थे, और बड़े जैसे जम्मू का वो नर्सिंग होम उसको बनाया गया था लेकिन रखा गया था ऐसे, इस सरकार के दौरान ही वो फंक्शनल हो पाया। इसी तरह राजौरी साइड में, इसी तरह डोडा साइड में, इसी तरह यहाँ के दूर दराज कुपवारा की अगर आप बात करें, बारामूला की अगर आप बात करें। और सबसे पहले जो परेशानी थी वो डॉक्टर्स की वैकेंसीज़ की थी, क्योंकि पिछले 6-7 बरसों में इस पे ध्यान नहीं गया था। लेकिन इस सरकार ने सबसे पहले बनने के बाद उमर अब्दुल्ला साहब ने 500 डॉक्टर्स को जो अपॉइंट करवाए और उनको ऑर्डर दिए, उनको दूर दराज इलाकों में भेजा। वो सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट अचीवमेंट थी। अब देखिए कि इस वक्त जो हम प्रेजेंट टाइम्स में देखते हैं कि डॉक्टर्स जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे डिपेंड है डॉक्टर्स पे। जो एज ऑफ नाउ मैं आपको बात बोलूँ कि देयर इज़ कंप्लीट डेफिशिएंसी ऑफ डॉक्टर्स। अगर आप जीएमसी में जाते हो, अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जाते हो, अगर आप छोटे छोटे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स पे जाते हो, और रूरल एरियाज़ में, फार फ्लंग एरियाज़ में, जब आपके हेड क्वार्टर्स पे, डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स पे आपको डॉक्टर्स अवेलेबल है नहीं, मैं चाहता हूँ कि एक मॉस लेवल पे एक रिक्रूटमेंट हो। जहाँ मेरी नॉलेज है, साउथ कश्मीर की मैं बात करता हूँ, 7,000 पे, 8,000 पे, 9,000 लोगों पे एक डॉक्टर यहाँ तैनात है। आप देखिए वहाँ से आपका साउथ कश्मीर पूरा कैटर करता है एक जीएमसी, इसमें आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हैं। अब देखिए पेशेंट फ्लो कितना है, लेकिन डॉक्टर जहाँ तक है अप्रोप्रिएट लेवल पे डॉक्टर्स अभी तैनात नहीं है। ये तो गवर्नमेंट भी एक्सेप्ट करती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपके 1 साल इनका हो गया है, आप डॉक्टर्स को एंगेज करिए। आप डॉक्टर्स रूरल एरियाज़ में, पर्टिकुलर आपके जो हायर रीचेस है, वहाँ पे डॉक्टर्स को तैनात करें। सरकार ने बहुत किया, जो लोगों से फीडबैक मैडम सकीना जी के पास जाता है, एमएलए साहब के पास जाता है, वो करते हैं उसमें प्रोग्रेस। जहाँ जहाँ उनको आए लोग, मांगा कुछ, वो मिला उनको। अगर हम देखेंगे तो 1 साल में बहुत कामयाबी हुई हेल्थ में, क्योंकि 623 पोस्ट न्यू क्रिएट किए गए हैं। इससे पहले 5-6 सालों में रोज़गार का कहीं नामो निशान नहीं था। आप देखिए, हम गाँव में भी जाते हैं, अभी जहाँ जहाँ न्यू NTPSC हुए हैं, डॉक्टर को वहाँ तैनात किया गया है। हाँ, दिक्कत है, अभी कुछ 6 महीने 7 महीने में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। कुछ नए काम हुए हैं, बहुत काम हुए, क्यों नहीं हुए। जैसे हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो NTPSC हम सुडूरा देखेंगे, ब्रीटी देखेंगे, हम LG पूरा B देखेंगे, यहाँ ब्रीटी देखेंगे, या अच्छा बार हर किसी जगह GMC में कैथ लैब वगैरह, कैथ लैब हो गई, MRI जल्दी आने वाली है। कैथ लैब तो हो गई, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुछ दिनों में हुआ था, तो अल्लाह का शुक्र है कैथ लैब यहाँ मौजूद थी, तो वो आधे घंटे में ही उसका ट्रीटमेंट हो गया। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, आपको 1 साल हो गया है, तो हेल्थ सेक्टर की बात छोड़ दो, किसी सेक्टर में कोई काम ही नहीं हुआ। जो इन्होंने वादे किए थे वो सारे के सारे झूठे निकले। तो ये लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि जी हम कर रहे हैं, बट लोग जान चुके हैं ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें, आप मुझे बताइए, जितने भी हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, जितनी भी PSCs है, कहीं डॉक्टर नहीं है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ, मैं हूं विशाल। अगर दर्द से परेशान। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मिथुन मनहास से मुलाकात कर हीरानगर में प्रस्तावित अरुण जेटली स्टेडियम पर चर्चा की। मुलाकात की जानकारी खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दी। मुंतजिर मोहिउद्दीन ने आपकी पार्टी से इस्तीफा दिया। बड़गांव चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ने को तैयार आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे मुंतजिर मोहिउद्दीन। शोपियान में कई जगहों पर पुलिस की छापेमारी। हुर्रियत और JEM से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दबिश।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज 18 JK लिस्ट पर। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं विशाल। लद्दाख के पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पर लगाए गए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई है। दरअसल मरकजी हुकूमत, लद्दाख यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और जोधपुर जेल को पिछले सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि की ओर से हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल की गई थी, जिसमें सोनम वांगचुक को छोड़े जाने की गुहार लगाई गई थी। और एपेक्स बॉडी लेह और KDA ने लद्दाख की मौजूदा हालात पर एक ज्वाइंट प्रेस रिलीज जारी किया है। उन्होंने संयुक्त रूप से ये ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में लद्दाख में ग्राम स्तर पर शांति मार्च निकालकर 163 यानी 163 BNSS को तोड़ा जाएगा और उसी दिन शाम 6 बजे से 9 बजे तक पूरे लद्दाख इलाके में लाइटें बंद कर दी जाएंगी, ताकि ये दर्शाया जा सके कि लद्दाख काले घेरे में है। वो हुकूमत के मुखालफत में अपने कंधों पर काली पट्टी भी बांधेंगे। जो कुछ हुआ वो लद्दाख की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा और लद्दाख की तारीख में वो बहुत ही गमनाक और अफसोसनाक दिन है, जिस दिन हमारे 4 अजीज जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। दर्जन भर से ज्यादा को क्रिटिकली इंजर्ड किया गया। 70 से ज्यादा हॉस्पिटलाइज हुए और 70 से ज्यादा पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले बेगुनाह जवानों को अभी भी जेल की काल कोठरियों में बंद रखा गया। इन्हीं सारे हालात पे KDA और एपेक्स की कोर कमेटी हमेशा 24 सितंबर के बाद बातचीत करते आ रही है और इसी बातचीत में MHA को ये क्लियरली हमने मैसेज दी है कि जो कुछ भी हुआ 24 सितंबर को, उसकी जब तक जुडिशियल इंक्वायरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होगी, जब तक डिटेनीज, सारे डिटेनीज इंक्लूडिंग लद्दाख के हीरो, देश के हीरो सोनम वांगचुक जी को अनकंडीशनल रिलीज न किया जाए। और यही चीज़ें हमारे को चेयरमैन आज की इस मीटिंग में ऑनलाइन थे, कमर अली आखुन साहब, इन्होंने भी इन्हीं चीज़ों पर इंसिस्ट किया है। और पापोर MLA हसनैन मसूदी ने कहा कि 2014 की विनाशकारी बाढ़ के बाद मरकजी हुकूमत ने पुनर्वास के लिए धन राशि यानी जो माली इमदाद जो रकम जारी की है, लेकिन सैलाब मुतासर इलाकों में ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। यही वजह है कि हाल ही में आए सैलाब ने पुलवामा ज़िले के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। पुलवामा में मुख्यमंत्री की ओर से आयोजित विकास समीक्षा बैठक के बाद न्यूज़ 18 से बात करते हुए हसनैन मसूदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण विभाग की कार्यप्रणाली यानी उसे काम करने के तौर तरीके पर उन्होंने सवालिया निशान लगाया होगा कि खासकर सैलाब, जो हमारा इरिगेशन है और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, ये सारे सोए रहते हैं जब तक कि हंगामी सूरत पैदा नहीं होती है। और जब हंगामी सूरत पैदा होती है तब ये जाके कोई कुछ उछल कूद करते हैं। तो हमारा ये रहेगा, मेरा ये सुझाव रहेगा कि आज से ही हम मनसूबाबंद तरीके से इरिगेशन में क्या कमियाँ हैं, हमारी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स में क्या कमियाँ हैं, हमारी फ्लड कंट्रोल जो मेजर्स हैं जिसको हम करके मिटिगेटिंग जो है मेजर्स। और उधमपुर BJP विधायक बलवंत सिंह मरकोटिया ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में हाल ही में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की तत्काल अपील की है। मनकोटिया ने कहा है कि 26 अगस्त की विनाशकारी बाढ़ ने अभूतपूर्व तबाही मचाई, खासकर जम्मू संभाग में जहां उनका अपना निर्वाचन क्षेत्र सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। इसके अलावा इलाके के कई स्कूल बुरी तरह से नुकसान उनको पहुंचा है और 10-20 गाँव की तादाद वाले पूरे गाँव तबाह हो गए हैं। 10-20 जहां घर थे उनमें
ये जो है 26 अगस्त को एक बहुत बड़ा त्रासदी जम्मू कश्मीर के अंदर हुई और सिर्फ एक दिन नहीं हुई, वो लगातार 2 महीने चलता रहा। तो उसमें जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ और जम्मू संभाग के जिला उधमपुर और चनैनी घोड़ी विधानसभा का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसके 100% हमारी सड़कें जो है वो बंद हो गई, 100% पावर नेटवर्क हमारा बंद हो गया, मोबाइल नेटवर्क बंद हो गया, पानी स्कीम जो है पूरे तरीके से वो डिमोलिश हो गई। तो बाकी भी हमारा काफ़ी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हेल्थ सेक्टर में हुआ है, अलग अलग हुआ है, फसलें हमारी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। लेकिन ये सबसे ज़्यादा हमारा उधमपुर के चनैनी घोड़ी में हुआ और मैं केंद्र सरकार से डिमांड करता हूं कि जल्द से जल्द इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके, चूँकि गाँव के गाँव हमारे बह गए हैं, लोग सड़कों पे हैं, टेंट में बैठे हैं, सर्दी का मौसम आना है, बर्फ़बारी होने वाली है, तो वो टेंट में कैसे रहेंगे, टेंट में खुद रहेंगे, माल मवेशी कहाँ रखेंगे। तो इस राष्ट्रीय आपदा घोषित करके इन लोगों को दोबारा से इनकी ज़िंदगी को पटरी पर लाया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF जम्मू को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक सक्रिय अंतरराज्यीय ड्रग तस्कर नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के 2 और मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी है। और कृषि विभाग उपमंडल ने किसानों के लिए राज्य के बाहर एक अध्ययन यात्रा का आयोजन किया, जिसका मकसद उन्हें आधुनिक कृषि तकनीक, नवीन कृषि पद्धतियों और विकसित राज्यों की सफलता की कहानियों से अवगत कराना था। कार्यक्रम का आगाज मुख्य कृषि अधिकारी पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रे ने हरी झंडी दिखाकर किया। एक प्रोग्राम चल रहा है होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसमें हमें फार्मर को एक्सपोजर विजिट बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, जैसे हमारे फ्लोरिकल्चर में यहाँ मेडिसिनल प्लांट पे, एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट पे एक है और दूसरे बहुत से कंपोनेंट हैं, तो उनमें हम फार्मर को बाकी स्टेट्स में जो काम हो रहा है एक्सपोजर विजिट करा रहे हैं, ताकि वहाँ से कुछ ये मतलब देखें, अपनी आंखों से मतलब विजुलाइज करें ये चीज़ें, तो यहाँ आके उन चीज़ों की अडॉप्शन करें। तो यही मकसद होता है कि मतलब फार्मर को अवेयर करें। हम लोकल लेवल पे भी यहाँ भी टूर कराते हैं, लेकिन ये आउटसाइड दी जम्मू एंड कश्मीर इनको हम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेके जा रहे हैं। सब डिवीजन त्राल के फार्मर्स हैं ये, तो मकसद यही है कि फार्मर्स को एक्सपोजर दिया जाए टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। इसमें हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब तो उनको हम ये एक्सपोजर विजिट करा रहे हैं। और आपको बता दें कि मुख्य कृषि अधिकारी पुलवामा ने किसानों से फसल बीमा योजना का पूरा फायदा उठाने की अपील की है, ताकि जो कुदरती आफात हैं या नुकसान के हालात में उन्हें माली मदद मिल सके। इस बार भी देखा कि सैलाब की वजह से पैडी जो क्रॉप थी हमारी उसको काफी नुकसान हुआ। जिन लोगों ने फसल उस क्रॉप इंश्योरेंस किया था तो उनका उसको फायदा मिलेगा, जिन्होंने नहीं किया तो उसका उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो मेरे लोगों से यही गुजारिश है यहाँ के फार्मर से कि आप ये ऑयल सीड की जो क्रॉप जिसकी अभी सोइंग हो रही है तो इसमें क्रॉप इंश्योरेंस करें। हमारे फील्ड वर्कर जो हैं, इंश्योरेंस कंपनी के लोग भी जो उनके पास जा रहे हैं, घर घर मतलब डोर स्टेप पे उनको ये फैसिलिटी मुहैया कराएंगे। सिर्फ 2% ही जो टोटल कास्ट है कनाल की, मतलब तो उसमें 2% ही उनको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो लोगों से गुजारिश है कि वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपनी क्रॉप का इंश्योरेंस कराएं। कल की जो रिव्यू मीटिंग थी, डिस्ट्रिक्ट रिव्यू मीटिंग, उसमें चीफ मिनिस्टर हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने इस चीज़ पर बड़ा जोर दिया कि आप लोगों को अवेयरनेस करें। DC साहब को उन्होंने कहा कि आप खुद इसमें मतलब जायजा ले लें इस चीज़ का। तो मैं इस आपकी वसात से यहाँ पुलवामा के जो किसान भाई हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इस स्कीम का भरपूर फायदा उठाएं।